वेलकम फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। हमें से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिर एसआईपी के जरिए हो या फिर लमसम के रूप में हो। किंतु कुछ समय के बाद हमें यह सोचना पड़ता है, रीएनालाइज करना पड़ता है कि हमारे म्यूचुअल फंड के जो एएमसी है वो हमारे एक्सपेक्टेड आरओआई जितना या तो फिर अपने बेंचमार्क जितना रिटर्न दे पाएगी या नहीं। और अगर इस कसौटी पर हमारी एएमसी खरी नहीं उतरती तो हमें इसे स्विच करना पड़ता है। इसका अर्थ होता है कि हमारी एएमसी में से सारे यूनिट विड्रॉ कर लेने हैं, रिडीम कर लेने हैं और दूसरी अच्छी एएमसी में उसे री इन्वेस्ट करना है। परंतु ये सुनने में जितना आसान लगता है इतना होता नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर काम करते हैं और वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं अगर आपने इस फैक्टर को ध्यान में नहीं लिया, और आपके सालों के इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड के एएमसी को स्विच क्यों करना पड़ता है। यहाँ एएमसी का अर्थ होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हमारा म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है अंडर परफॉर्मेंस। अगर आपके एएमसी आपको के बेंचमार्क जितना रिटर्न नहीं देती तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। जैसे कि आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो निफ्टी 50 से कम आ रहा है, तो आपकी जो एएमसी है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही। दूसरा रीजन है चेंज इन फंड मैनेजर। जब आपका जो फंड मैनेजर है उसे चेंज कर दिया जाता है, पुराना जो फंड मैनेजर है वो कंपनी छोड़ के चला जाता है और नए फंड मैनेजर में आपको विश्वास नहीं है, तो भी आप एएमसी को स्विच कर सकते हैं। तीसरा रीजन है हायर फी और एक्सपेंस, यानी कि अगर आपकी एएमसी ने आपका जो एक्सपेंस रेशियो है उसे बढ़ा दिया है तो आपका अल्टीमेटली रिटर्न घटेगा। इस कारण से भी आप एएमसी से अलविदा कर सकते हैं। उसके बाद चौथा रीजन है बेटर फंड ऑफरिंग। अगर कोई अच्छी एएमसी आपको बेटर फंड ऑफर कर रही है तो भी आप एएमसी बदल सकते हैं। उसके बाद का रीजन है चेंज इन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। आपने जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चालू किया था तब उस एएमसी का स्ट्रेटेजी अलग थी और उस स्ट्रेटेजी में रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस किया जाता था। परंतु अभी नए मैनेजमेंट में जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है वो ज़्यादा रिस्की आपको लगती है, इस कारण से भी आप स्विच कर सकते हैं। और उसके बाद का रीज़न है कस्टमर सर्विस से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि किसी भी फील्ड में कस्टमर सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसकी जो एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो इस कारण से भी आप एएमसी को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद का रीज़न है मर्जर और एक्विजिशन ऑफ एएमसी, यानी कि अगर आपके एएमसी का मर्जर हो जाता है किसी और एएमसी के साथ तो इस कारण से आपकी एएमसी का मैनेजमेंट पूरा बदल सकता है और इस कारण से भी आप एएमसी में से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस को पाने के लिए भी एएमसी को स्विच कर सकते हैं। और आखिरी रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड में हुआ है तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एएमसी चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका सारा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही है तो उनमें से आप थोड़े थोड़े यूनिट स्विच करके मिड कैप या तो स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसके कारण आपका रिटर्न बढ़े। ज्यादातर हमें इसी कारणों के ध्यान में लेते हुए हमें स्विच करना पड़ता है, परंतु इस स्विचिंग के दौरान हमें काफी बातें सोचनी और समझनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले है टैक्स इम्प्लीकेशन। क्योंकि आप जब स्विच करेंगे तो टैक्सेशन की दृष्टि में तो आप म्यूचुअल फंड को बेच ही रहे हैं और इसके कारण आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर आपका जो फंड है वो इक्विटी फंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के किस्से में 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो हमारे नए इंटरिम बजट में आया है 23/7/2024 के बाद से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपको 12.5% देना पड़ेगा और 1.25 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको 1 साल के नजदीकी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आ गया है तो आप उसे लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, जिसके कारण 1.25 लाख तक का आपका कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री हो जाए। और अगर आपका म्यूचुअल फंड डेट फंड की कैटेगरी में आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के किस्से में आपकी दूसरी इनकम के साथ ये ऐड हो जाता है और आपके इनकम टैक्स का जो स्लैब लगता है उसी के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10% के स्लैब में हो तो 10% ही देना पड़ेगा, और अगर 30% के स्लैब में आ रहे हो तो आपको 30% देना पड़ेगा, जो 15 लाख के ऊपर लगता है। और लॉन्ग टर्म के किस्से में आपको 12.5% टैक्स देना होगा, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 23 साल के पहले मिलता था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एग्जिट लोड। आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी जब आप उसमें से रिडीम करेंगे तब उसमें से कुछ पैसे काट सकती है, जिसे एग्जिट लोड बोला जाता है, और उसका जो रेट है वो 0.5 से 1.5% तक होता है। पर ये हर वक्त काटा नहीं जाता, परंतु एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पहले आप एग्जिट करते हैं तभी काटा जाता है। और मोस्टली सभी एएमसी में ये पीरियड है वो 1 साल होता है, मतलब कि 1 साल पहले आप अगर इसमें से एग्जिट लेंगे तो आपका आधा से 1.5% तक का घाटा हो सकता है। इसलिए हमें इस टाइम पीरियड को ध्यान में लेना खूब जरूरी है। और उसके बाद आता है हम जिस एएमसी में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको एनालाइज करना, क्योंकि सिर्फ हमारे कोई दोस्त ने बताया है या तो फिर कोई रिलेटिव ने बताया है, इसीलिए हमें कोई एएमसी में स्विच नहीं करना चाहिए।
पर खुद ही एनालाइज करके या तो फिर कोई एक्सपर्ट की सलाह के साथ हमें स्विच करना चाहिए। और कम से कम ये 5 फैक्टर तो ध्यान में लेने ही होंगे, जिसमें से सबसे पहला है उसका 5 साल का परफॉर्मेंस। हम अभी जिस एएमसी में इन्वेस्टेड है उसका और नई एएमसी दोनों का 5 साल की कंपैरिजन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो अभी की एएमसी है उसका 1 साल से ही परफॉर्मेंस गिरा हो और इसके पहले के जो 4 साल थे उसमें नई एएमसी से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। दूसरा फैक्टर है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। हमारा जो फंड मैनेज कर रहा है उस मैनेजर ने इससे पहले कौन से फंड मैनेज किए हैं और उसका रिटर्न कितना आया है और बेंचमार्क को कितना बीट किया है, ये भी हमें सब एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा और जितना कम एग्जिट लोड होगा उतना ही हमारा मुनाफा बढ़ेगा, आरओआई बढ़ेगा, इसलिए ये भी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और उसके बाद आता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को चेक करना। आपकी जो नई एएमसी है वो ज्यादा रिस्क लेती है इसलिए उसका रिटर्न ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये भी आपको चेक करना चाहिए। इसके बाद आपको नई एएमसी का जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जो स्टॉक पिकिंग है, उसको भी ध्यान में लेना चाहिए कि वो कौन से सेक्टर के स्टॉक ज्यादा पसंद करती है, जिसके कारण आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन रहे और आपका जो फाइनेंशियल गोल हो उसकी पूर्ति हो। अब आपने नई एएमसी को चेक भी कर लिया है और उसको पसंद भी कर लिया है, तो अब बात आती है स्विचिंग की, और ये किस तरह वो ये जानते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एसटीपी, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अगर आप सेम एएमसी के दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और ये ऑप्शन आपको जो म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपने XYZ लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उसको आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप SIP की जैसे ही STP द्वारा एक फंड में से दूसरे फंड में स्विच आउट कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट एएमसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन 2 है, जो है SWP प्लस SIP। इस मेथड में आपको जिस फंड में से स्विच आउट करना है उसमें आपको SWP देना है, और जिस फंड में स्विच इन होना है उसमें आपको SIP करना है। और आपको मेरी सलाह ऐसी है कि कम से कम आपको 5 किस्त तो रखनी चाहिए SWP के लिए, ताकि हम मार्केट क्रैश से बच सके। इसलिए मेरी 2 सलाह है कि मार्केट को कभी जज नहीं करना चाहिए स्विचिंग के दौरान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी में से अपने सारे यूनिट रिडीम कर लेते हैं और बाद में मार्केट क्रैश की राह देखते हैं, परंतु हम कभी भी मार्केट को जज नहीं कर सकते। इसलिए हमें जैसे ही हमारे खाते में पैसे आते हैं उसी समय नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। जिसमें डायरेक्ट जो होता है उसमें कोई इंटरमीडिएटर नहीं होता, इसलिए आपका जो रिटर्न है वो 1 से 1.25% तक बढ़ सकता है। और रेगुलर में जो इंटरमीडिएटर होता है उसका कमीशन कटता है, इसलिए आपका जो रिटर्न है थोड़ा घटता है। इसलिए अगर आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लान की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मार्केट टाइमिंग और स्ट्रेटेजी। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में से अपने जो यूनिट है उसे रिडीम करते हैं तब आपके पास 2 से 3 दिन के बाद आपके बैंक में पैसे आते हैं, इसलिए आपका जो NAV है वो 2-3 दिन के बाद का मिलता है। इसलिए जब कभी मार्केट में क्रैश होने की संभावना हो, जैसे कि इलेक्शन का टाइम हो, कोई खराब न्यूज आने की संभावना हो, तब हमें रिडीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे समय हमने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली है तो 2-3 दिन के बाद अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमारी NAV वो घट सकती है और हमें जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी कम हो सकते हैं। इससे विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन हमें नेगेटिव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो से आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो ज़्यादा ईजी बनेगी। और अगर आपका भी ऐसा मानना है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जिसके कारण वो भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, जो हमारे वीडियो का एकमात्र मोटिव भी रहा है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले आपने जेके फिनटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।